मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे। एक बार उसको फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं। देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। मान लीजिए ये प्रोसेस जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने के बाद सॉल्यूशन के बनने का जो प्रोसेस है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0। और अगर हम यहां ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो ली चैटलियर ये कहते हैं कि अगर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलने के बाद अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ना तो डिसॉल्व होगा और ना ही सॉल्यूशन से सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग होगा, सॉल्यूशन के अंदर से सॉल्यूट सेपरेट आउट भी नहीं होगा। यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब इक्वल हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ऑलवेज इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिधर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन हमने इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एच को नेगेटिव लिया है और इसका मीनिंग ये है कि ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज अगर हम करेंगे तो यहाँ इक्विलिब्रियम जो है वो बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility decreases when the process is exothermic. But in the case of एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और यहां डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव और डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां हम कहेंगे कि यहां ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि यहां हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस में यहां हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। एक्सोथर्मिक में इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा था। तो यहां अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility increases because
according to Lee Chatelier principle, as the temperature increases, solubility increases because the process is endothermic. और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस प्रोसेस में हीट का एब्जॉर्प्शन आगे की तरफ हो रहा है, दाईं तरफ हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। तो यहाँ जो है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डिसोल्यूशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, किसी सॉलिड सॉल्यूट की किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई मेजरेबल इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने में नहीं आता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। Solubility of a gas in a liquid. For example, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर के अंदर हमने कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है। और इस सॉल्वेंट के ऊपर कुछ वैकेंट स्पेस, और उस वैकेंट स्पेस के अंदर हमने कोई गैस को लिया है। यहां कोई गैस मौजूद है और यहां हमने इसके ऊपर कुछ प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। इस प्रेशर को आप कहेंगे, मान लीजिए P1 प्रेशर है। इसके बाद दूसरे केस में इसी की दूसरी कंडीशन है, यहां हमने प्रेशर को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया है। ये प्रेशर लगाया हमने इसके ऊपर P2 प्रेशर, और P2 जो है P2 इज ग्रेटर देन P1। तो गैस मान लीजिए यहां इक्विलिब्रियम में है, कुछ गैस की अमाउंट यहां डिसॉल्व हो चुकी है कुछ अमाउंट में, लेकिन अगर प्रेशर को थोड़ा और इंक्रीज कर दे तो गैस इस लिक्विड की सरफेस पे ऊपर से एक प्रेशर को इंक्रीज करेगी और गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और डिसोल्यूशन शुरू हो जाएगा। डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, गैस की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इसमें डिसॉल्व होती चली जाएगी और नए सिरे से फिर से एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा एक नए प्रेशर पे। तो यहां ये कहा जा सकता है इजीली, ये कहा जा सकता है कि प्रेशर को लगातार इंक्रीज करते रहने से किसी लिक्विड सॉल्वेंट या लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। एज द प्रेशर इंक्रीजेस द solubility of a gas in a liquid
increases। तो इस संबंध में हेनरी ने एक लॉ दिया, इसको कहते हैं हेनरीज लॉ। क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ। तो हेनरी ये कहते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर at a constant temperature, the solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas over the surface of liquid। इसका मीनिंग ये हुआ, सॉल्युबिलिटी को अगर एस मान लिया जाए, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, वेयर एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी कि इस लिक्विड के सरफेस पे ऊपर से जो गैस यहां प्रेशर अप्लाई कर रही है, उस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। एक साइंटिस्ट हुए हैं डाल्टन, इन्होंने अलग से एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने भी बिल्कुल सेम यही ऑब्जर्वेशन किया कि सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के ओवर द गैस ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। प्लीज नोट डाउन। सॉल्युबिलिटी के प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ solubility, in place of solubility, we can use the term mole fraction. क्योंकि मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी सॉल्युबिलिटी को मेजर किया जा सकता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी के प्लेस पर मोल फ्रैक्शन को हम यूज कर सकते हैं। तो एक नई डेफिनेशन बन जाएगी, क्या बनेगी? हेनरी लॉ को नए तरीके से डिफाइन करेंगे तो मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in the solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the surface of liquid at a constant temperature।
मोल फ्रैक्शन को अगर जाई मान लिया जाए तो जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड. जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, वेयर जाई इज द मोल फ्रैक्शन एंड पी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द solution or the liquid. But most common form of Henry's law is, लेकिन हेनरी को जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है, डेफिनेशन है हेनरीज के लॉ की. इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ऊपर से वैसे वैसे सॉल्यूशन के अंदर उसका अमाउंट इंक्रीज होता चला जाएगा, या सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, या मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता चला जाएगा. लेकिन मोस्ट कॉमनली जो फॉर्म है जो हेनरी यूज करते हैं हेनरी लॉ के लिए, वो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है. इसका मीनिंग ये है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, यानी कि ऊपर जो गैस ली हुई है वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो मोल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूट कौन है, कोई गैस है, तो गैस का मोल फ्रैक्शन जितना नीचे बढ़ेगा तो उसके ऊपर उसका प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा. इसका मतलब ये है. प्लीज नोट डाउन. आगे चलते हैं. इसको कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 1. P is equal to KH into X. Equation number 2, where KH is equal to Henry's constant. The value of KH is different for different gases. KH की वैल्यूज अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर डिफरेंट गैसेस एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर. मान लीजिए अगर हम प्रेशर को फिक्स कर दें एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर,
एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट KH is equal to P upon X। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट है, हमने कहा ना एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, तो अगर इसको फिक्स कर दिया जाए तो इस रिलेशन से क्या निकल के आएगा, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर दिया जाए, ये तो कांस्टेंट है, अगर इसको डिक्रीज कर दिया जाए तो ये अगर जैसे जैसे ये कम होगा और ये फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, ये इसको डिक्रीज करेंगे तो KH क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स एज द मोल फ्रैक्शन of the gas in the solution decreases, the KH value increases। और अगर ये इंक्रीज हो जाए तो ये डिक्रीज हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। Please note down। अब आगे चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, इसे लिखते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन के अंदर इसको अगर कंपैरिजन करें y इज इक्वल टू mx के साथ, तो ये एक इक्वेशन है उस लाइन की जो ओरिजिन से होके जाती है, कुछ इस टाइप से। इसको y एक्सिस मान लीजिए और ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस को कंपेयर करेंगे P से, यहां हो जाएगा P पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और KH हो जाएगा M, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, dy और dx इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे स्लोप, इसको बोलेंगे स्लोप, ढाल, और यहां हो जाएगा x मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, और ये P है प्रेशर। इनके बीच में अगर ग्राफ लिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जो ओरिजिन से होके जाएगा, कुछ इस टाइप से। यानी कि एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इंक्रीजेस। प्लीज मेक इट। And now, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि जो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर CO2 को हाई प्रेशर पे डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि एज द प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो हाई प्रेशर पे प्रेशर को इंक्रीज करते हुए CO2 की
ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को उसके अंदर डिजोल्व किया जाता है और ऊपर से बोतल जो है वो सील्ड कर दी जाती है। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो गहरे समुद्र में जाते हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ से एक प्रेशर जो है लगातार बढ़ता चला जाता है और उस हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस जो सिलेंडर में पीछे बांध के ले गए हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस होती है, वो उनके ब्लड के अंदर लगातार उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है और जब वो बाहर निकलना शुरू करते हैं तो बाहरी प्रेशर जो उनकी बॉडी पर अप्लाई हो रहा था पानी के द्वारा, वो धीरे 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 क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर डिजोल्व नाइट्रोजन गैस वो फिर से बाहर निकलना शुरू कर देती है। यानी कि एज द प्रेशर डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज। तो गैस जब बाहर निकलती है तो ब्लड के अंदर बबल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से बेंड्स बन जाते हैं, हाथ पैर ऐंठ जाते हैं और ये कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है। होता यह है कि नाइट्रोजन गैस के इस पॉइजनस इफेक्ट से बचने के लिए और इस परेशानी से बचने के लिए क्या करते हैं कि एयर को डाइल्यूट किया जाता है उसके अंदर हीलियम गैस को मिला के। तो एक मिक्सचर होता है जिस मिक्सचर के अंदर 11.7% हीलियम और 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन ली जाती है। और इस कॉम्बिनेशन में अगर ये मिक्सचर लिया जाता है सिलेंडर के अंदर, जो स्कूबा डाइवर्स पीछे बांध के नीचे उतरते हैं समुद्र के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर अगर ये मिक्सचर लिया जाता है तो वो उनके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, वो सेफ रहते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये है। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि जो लोग क्लाइंबर्स होते हैं या हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे लोग रहते हैं, होता यह है कि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत डाउन होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां पे कम होती है, ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे बहुत कम होता है। तो वहां की जो लोग हैं, वहां जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको ऑक्सीजन की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती, कंप्लीट उनको जितना एक हेल्दी मैन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ऑक्सीजन उनको वहां सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, उनके अंदर सोचने समझने की सही क्षमता का विकास नहीं हो पाता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज को लेके क्लियरली सोच नहीं सकते, यानी कि उनकी सोच पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। और इस न सोच पाने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। स्पष्ट रूप से न सोच पाने वाली इस बीमारी को कहते हैं एनॉक्सिया। जनरली जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं उनमें ये एक बीमारी पाई जाती है जिसको कहते हैं एनॉक्सिया, और ये होती है स्पष्ट सोच न रखने वाली बीमारी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही रखेंगे और हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उनको इस वीडियो का पूरा लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।